अब हम गणनावाचक विश्लेषण के बाद क्रमवाचक विश्लेषण पढ़ेंगे। तो क्रमवाचक विश्लेषण में तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझा जा सकता है। ये गणनावाचक विश्लेषण आधुनिक अर्थशास्त्रियों ने दिया था। ये अर्थशास्त्री कौन कौन से हैं? यूगेन, स्लटस्की, विल्फ्रेडो पेरेटो जोन और हिग्स, R.D. एलन आदि थे। तो इन उपभोक्ताओं ने गणनावाचक विश्लेषण में जो भी मान्यताएं थी उन मान्यताओं को नकारा है। तो क्या क्या थी गणनावाचक विश्लेषण में मान्यता? सबसे पहले थी कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, वो भी गणितीय अंकों के रूप में, जबकि ये बताते हैं कि उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक तत्व है, इसे मापा नहीं जा सकता और इस मान्यता को ये अव्यवहारिक बताते हैं। तो इनके अनुसार उपयोगिता एक वैयक्तिक विचार है, उसे मापा नहीं जा सकता, इसका मात्रात्मक मापन संभव नहीं है। और दूसरा, एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता अलग अलग समय पर अलग अलग होती है और एक वस्तु से प्राप्त उपयोगिता अलग अलग व्यक्ति के लिए और फिर अलग अलग समय के लिए अलग अलग होगी। तो इन्हीं कारणों से आधुनिक अर्थशास्त्रों के अनुसार उपभोक्ता उपयोगिता का ठीक मापन नहीं कर सकता है। तो अब अगर मापन नहीं कर सकता है तो फिर विश्लेषण कैसे करेंगे? तो इसके लिए इन्होंने बताया कि उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता के आधार पर उनको रैंक दे सकता है कि ये इस वस्तु से मुझे सबसे अधिक उपयोगिता प्राप्त हो रही है, तो उसको वो पहले नंबर पे रख देगा। फिर उसके बाद जैसे जैसे उपयोगिता कम प्राप्त होती जाएगी उनको वो आगे से आगे नंबर देता जाएगा। तो इस नंबर देने की क्रिया को क्या कहते हैं? कोटि प्रदान करना। तो उपभोक्ता विभिन्न वस्तुओं से प्राप्त उपयोगिता के आधार पर विभिन्न वस्तुओं को कोटि प्रदान कर सकता है और फिर उनके जो अलग अलग अगर बहुत सारी वस्तुएं हैं तो विभिन्न संयोगों को कैसे करेगा? वो क्रम से जमा सकता है। इसीलिए जो विश्लेषण है इसका नाम क्या दिया गया? क्रमवाचक विश्लेषण। अब क्रमवाचक विश्लेषण में गणनावाचक विश्लेषण की तुलना में जो मान्यताएं हैं वो कम प्रतिबंधित है। इसमें जैसे किसी भी उपयोगिता को गणनावाचक विश्लेषण में ये माना जाता है कि जो उपयोगिता है उसको हम स्कोर के रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं, उसको गणितीय अंकों में माप सकते हैं। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है। इसमें ऐसा है कि कौन सी वस्तु किसी भी व्यक्ति के लिए अधिक उपयोगी है तो बस उसको यही समझा जाएगा कि इसकी उपयोगिता अधिक है। इसके अलावा इसमें ये नहीं समझा जाएगा कि भाई इसकी कितनी मात्रा है या क्या है, इस तरह का जानना इसमें आवश्यक नहीं है। अब क्रमवाचक विश्लेषण में तटस्थता वक्रों की सहायता से उपभोक्ता के संतुलन को समझ सकते हैं, मतलब तटस्थता वक्र का उपयोग किया जाता है। तो तटस्थता वक्र क्या है? तटस्थता वक्र की सहायता से उपभोक्ता की प्राथमिकताओं को ग्राफ से समझाया जा सकता है। एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बताता है जो एक उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्रदान करते हैं। तो सबसे पहली बात, तटस्थता वक्र क्या है? तटस्थता वक्र का मतलब हम ग्राफ पर कोई भी दो वस्तुएं ले लेंगे, उनके संयोगों को ग्राफ पर बनाएंगे तो उनसे जो वक्र प्राप्त होगा उसको क्या कहेंगे? तटस्थता वक्र। और इन वक्रों की क्या विशेषता है कि एक तटस्थता वक्र दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बताता है और जो उन संयोगों से हमें क्या मालूम पड़ता है कि एक उपभोक्ता को जितने भी संयोग है अलग अलग, पहला संयोग है तो उस पर भी समान संतुष्टि प्राप्त होगी, जितने भी संयोग हम उसमें लेंगे उनसे उपभोक्ता को समान संतुष्टि प्राप्त होती है। तो फिर अब उस तटस्थता वक्र के लिए क्या क्या आवश्यक है? सबसे पहले ग्राफ, फिर दूसरी बात विभिन्न संयोगों के लिए हम क्या करेंगे? एक सारणी बनाएंगे। तो उस सारणी में अलग अलग संयोग हम दिखाएंगे। तो उस सारणी को क्या कहते हैं? तटस्थता अनुसूची। एक तटस्थता वक्र को बनाने के लिए तटस्थता अनुसूची होनी चाहिए जो कोई भी दो वस्तुओं के विभिन्न संयोग बताती है। जैसे इसमें इन्होंने दो वस्तुएं x और y लिए और उनके
विभिन्न संयोग बताती है जिसमें उपभोक्ता के कैसी स्थिति में होता है, तटस्थ रहता है। तो अब यहाँ हम तालिका लेते हैं। एक संयोग है, इसमें 6 संयोग दे रखे हैं और पहली वस्तु x और दूसरी y है। x वस्तु की पहली मात्रा के लिए और y वस्तु की 25 मात्राओं के लिए संतुष्टि यहाँ पर समान है। और दूसरे संयोग में x वस्तु की 2 मात्रा और y वस्तु की 20 मात्रा के लिए संतुष्टि समान प्राप्त होती है। इसी तरीके से तीसरे संयोग में x वस्तु की 3 मात्रा के और y वस्तु की 16 मात्राओं के लिए संतुष्टि समान प्राप्त होती है। चौथे संयोग में x वस्तु की 4 मात्रा और y वस्तु की 13 मात्राओं के लिए संतुष्टि समान है। पांचवें संयोग में x वस्तु की 5 मात्रा और y वस्तु की 11 मात्राओं के लिए संतुष्टि समान है। छठे संयोग में x की 6 और y की 10 मात्राओं के लिए संतुष्टि समान है। ये संतुष्टि के लिए, ये x नहीं है, यहाँ संतुष्टि का एक संकेत बना दिया छोटे x के रूप में। अब हम इन संयोगों को ग्राफ पर समझ सकते हैं। तो x अक्ष पर यहाँ x वस्तु की मात्राएं दर्शा रखी है, y अक्ष पर y वस्तु की मात्राएं दर्शाई गई है। तो ये पहले संयोग में एक मात्रा के लिए x वस्तु की और y वस्तु की 25 मात्रा है। दूसरे संयोग में x वस्तु की 2 मात्रा के लिए y की 20 है, तो ये दो के सामने ऊपर 20 पे लगा देंगे बिंदु। फिर इसी तरीके से तीसरे संयोग में 3 मात्रा के लिए 16। अब यहाँ ये x अक्ष पे तो एक एक इकाई लिए, 1 सेमी बराबर 1 इकाई, y अक्ष पर 1 सेमी बराबर 5 लिया हुआ है। यानी 1 सेमी में 10 छोटी लाइनें दिखाई जाती है ग्राफ के अंदर। तो यदि हम ग्राफ में बनाएंगे तो 2 छोटी लाइनें, जो 1 सेमी में जो अंतर है, जैसे 15 और 20 के बीच में 10 छोटी लाइनें होगी, तो दूसरी जो छोटी लाइन आएगी उस पर 16 का निशान हम लगाएंगे। फिर x वस्तु की 4 मात्रा के लिए 13, तो 10 और 15 के बीच में आएगा। x वस्तु की 5 मात्रा के लिए 10 के ऊपर आएगा 11। x वस्तु की 6 मात्रा के लिए 10 पे बिंदु लगाएंगे। इन सब बिंदुओं को एक साथ मिलाने पर वक्र प्राप्त हो रहा है, जिसको तटस्थता वक्र कहते हैं। ये दो वस्तुओं के लिए विभिन्न संयोगों को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता तटस्थ है, और 2 वस्तुओं के विभिन्न संयोगों से समान संतुष्टि प्राप्त होने वाले वक्र को हम कहेंगे तटस्थता वक्र। ये है तटस्थता वक्र। यदि एक ही ग्राफ पर एक से अधिक तटस्थता वक्रों को दर्शाया जाए तो उसको तटस्थता मानचित्र कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो आप सबको जो भी जिस भी पार्ट के वीडियो भेजे जा रहे हैं उनको आपको घर पे रह करके पढ़ना है, ताकि हम आगे आसानी से बढ़ सकें।